हेलो बच्चों, इससे पहले जो हम भूमि सुधार के बारे में पढ़ रहे थे उस क्लास में हमने जोतों की चकबंदी के अंतर्गत जो भूमि के विखंडन के कारण और उसके परिणामों के बारे में पढ़ा। अब सरकार ने किस प्रकार चकबंदी कार्य को लागू किया उसके बारे में पढ़ेंगे। सरकार ने चकबंदी के मुख्यतः दो तरीके अपनाए। एक ही इसमें पहला था कि एक ही किसान की भूमि यदि दूर दूर पृथक पृथक दूर हिस्सों में बटी हुई हो तो उसे उतनी ही भूमि एक स्थान पर दे दी जाए। साथ ही कुछ लघु जोतधारकों के विभिन्न दिशाओं में फैले हुए जमीन के टुकड़ों को सामूहिक रूप से एक स्थान पर चक के रूप में दे दिया जाए। वे मिलकर खेती करें और अपना अपना हिस्सा भूमि के आकार के अनुसार बांट लें। दूसरा था कि चकबंदी के साथ साथ सहकारी खेती के प्रयास को भी अपनाया जाए तो वह अधिक फायदेमंद होगा। स्वतंत्रता पूर्व भी चकबंदी के कार्य को अपनाने का प्रयास किया गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना जब आरंभ हुई तो उस दौरान जो चकबंदी कानून था वो लगभग सभी राज्यों में बन गए और दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक 1,21,00,000 हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी संभव हो सकी। लेकिन भूमि के चकबंदी के कार्य में भी सरकार की जो प्रगति रही वो असंतोषजनक रही, क्योंकि इसकी जो प्रगति थी वो काफ़ी धीमी रही। और इसके क्या कारण थे, जिसमें पहला है कि सबसे पहले तो जो चकबंदी का काम था उसको ऐच्छिक बना दिया गया और सभी राज्यों में इस कानून को समान रूप से लागू नहीं किया गया। दूसरा, भारतीय किसान पैतृक रूप से अपनी जो भूमि है उससे ज़्यादा लगाव रखता है और जब उसे छोड़कर किसी अन्य जगह उसको भूमि लेने की बात आती है तो वो उसके लिए आसानी से तैयार नहीं होते हैं। तीसरा है कि पूर्व में प्राप्त कृषि भूमि की किस्म और गुणवत्ता अच्छी होने से किसान के मन में हमेशा आशंका रहती है कि उसे जो खेती मिलेगी किसी दूसरी जगह पर वह किस तरह से होगी, उसकी उत्पादकता कैसी होगी, इस बारे में उनके मन में शंका रहती है, जो इस योजना की कमी का एक बड़ा कारण रही। चकबंदी अधिकारियों और कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, उदासीनता और तकनीकी ज्ञान का अभाव भी इस योजना की प्रगति में बाधक साबित हुआ है। लेकिन सरकार इस दिशा में प्रगति कर सकती है और यह योजना काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन इस दिशा में अभी प्रयास करने जरूरी हैं। भूमि सुधार के अंतर्गत बच्चों लास्ट पॉइंट है सहकारी खेती। जब इस खेती के विशेषज्ञों ने सहकारी खेती की बात करी विकास के लिए तो उन्होंने कुछ पक्ष रखे, जैसे कि सहकारी खेती के माध्यम से कृषि क्षेत्र में भूमि, मानव शक्ति, कृषि उपकरणों और मशीनों लागतों का सही प्रयोग करना संभव हो सकता है। किसान सहकारी खेती के माध्यम से मशीनीकृत जो खेती है वो कर सकते हैं। सहकारी खेती जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम कर सकती है। स्थानीय स्तर पर नवयुवकों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। इसके माध्यम से छोटे किसान परंपरागत कृषि तकनीक को छोड़कर आधुनिक तरीके से खेती का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ये माना गया है कि सहकारी कृषि से लाभ की जो पूंजीवादी प्रवृत्ति है उससे मुक्त होगी और भारत की खाद्यान्न और कृषि समस्याएं भी समाप्त होंगी। भारत सरकार का यह प्रयास था कि स्वतंत्रता के बाद से ही सहकारी खेती का प्रारंभ किया जाए, लेकिन जो भारत के किसान थे वो इस योजना के मूल अर्थ को समझ नहीं पाए बच्चों की क्या योजना है और उन्होंने इसको पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया। सहकारी खेती जो थी वो एक सहकारी आंदोलन का ही अंग थी, जिसके तहत कृषि ऋणदात्री समितियां, सहकारी बैंक, उपभोक्ता भंडार, बुनकर संघ, सहकारी दुग्ध संघ आदि स्थापित हुए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि आइए आप लोग सब मिलकर अपनी जो भूमि है टुकड़ों में बटी हुई विखंडित भूमि उनको मिलाकर सब एक कृषि फार्म योजना बनाकर कृषि फार्म बनाकर वो सम्मिलित रूप से सहकारी रूप से खेती करें। सहकारी खेती करने के लिए 2 ठोस आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की खेती की योजना बनी। पहली है खुदकाश्त किसान और भूमिधारक स्वयं अपने खेतों को मिलाकर खेती आरंभ कर सकते थे। जो किसान इसमें सम्मिलित हों वो अपनी एक सहकारी समिति भी स्थापित कर सकते हैं। और
इस खेती में जो उत्पादन और लाभ हो उसमें से ज़मीन के हिस्से के अनुसार लाभांश बांटे जाने का प्रावधान रखा गया। दूसरा कि बंजर और खाली पड़ी जो सरकारी भूमि है हदबंदी के दौरान प्राप्त हुई है उस पर खेती का कार्य भी सरकारी समितियां कर सकती हैं। इस योजना में मुख्यतः किसानों को, कृषि श्रमिकों, भूमिहीन श्रमिक कृषकों को शामिलित करने का प्रावधान रखा गया। तो इस तरह से इस योजना की कुछ विशेषताएं थी, जैसे पारस्परिक सहयोग की इसमें भावना थी, किसानों की ऐच्छिक सदस्यता थी, लघु और सीमांत किसानों द्वारा यह स्थापित थी, लेकिन फिर भी भारत के किसानों ने इसको सहर्ष स्वीकार नहीं किया। और यदि वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो भी इसकी जो प्रगति है वो उत्साहवर्धक नहीं है। सहकारी खेती का कार्यक्रम मार्च 1969 तक केंद्र सरकार द्वारा संचालित था और उसके बाद यह राज्य सरकारों को सौंपा गया। हालांकि वर्तमान में 9.1 हज़ार सहकारी समितियां स्थापित हैं, लेकिन इनका योगदान और इनमें विकास की संभावना बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। अतः सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि वह किसानों को अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारी खेती के बारे में प्रोत्साहित करे। इस तरह से हम जब कृषि सुधारों, भूमि सुधारों के बारे में पढ़ते हैं तो 1950 के पास से ही सरकार ने काफ़ी प्रयास किए कि भूमि सुधार किए जाएं। इस दिशा में काफ़ी प्रयास हुए, कई नई नई योजनाएं बनाई गई। तो इसके क्या परिणाम रहे, जिसमें मुख्य हैं सामंतवाद की समाप्ति हुई। सबसे मुख्य कारण किसानों को सामंतों के शोषण से मुक्ति मिली, किसानों को भूमि अधिकारों की प्राप्ति हुई, उनको स्वयं की भूमि प्राप्त हुई, भूस्वामित्व प्राप्त हुआ, प्रजातांत्रिक मूल्यों का देश में विकास हुआ, खेतीहर जो वर्ग था उसकी प्रगति हुई और कृषि का विकास का मार्ग विभिन्न कारणों से प्रशस्त हुआ। इसमें सरकार को कई कठिनाइयाँ भी आई, जैसे खुदकाश्त की अस्पष्ट परिभाषा रखी सरकार ने। ये स्पष्ट नहीं किया कि खुदकाश्त किसे माना जाएगा और कितने क्षेत्र में माना जाएगा, और खुदकाश्त हेतु जमीन की सीमा का निर्धारण न करना, काश्तकार की अस्पष्ट परिभाषा, भूमि हदबंदी कानूनों में कमियां, प्रशासन तंत्र की जो उदासीनता है, इच्छा शक्ति है उसका कमी, और किसानों का भी जागरूक न होना भूमि सुधार कानूनों में की क्रियान्विति में कमी का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। तो इस तरह से बच्चों, बड़े क्वेश्चन के लिए आप इसमें जो प्रयास हुए उनके बारे में पढ़िए आराम से, उसमें एक बार ध्यान दीजिए और फिर उसका मूल्यांकन में जो उसके परिणाम रहे उसके बारे में पढ़िए। धन्यवाद।